मेरा बिलीफ सिस्टम तगड़ा है, मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये उस वक्त तक है कि जब तक दोस्त वो नहीं मिलता। सबसे बड़ा इश्यूज़ मैंने देखा है कि जहाँ पे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा जब पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा हो, अगर वो कुछ कह नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं रहा, लेकिन बार बार अपने आप को अपने यही मैसेज देना है कि जो लोग नशा करते हैं या नशे का इस्तेमाल करते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, हम हेल्प वैसे मांगते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या है? ईगो है। अच्छा, ये जो बात आप लोगों ने की ना, ये इस पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जिस पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक सी सॉ है, नीचे आप देख रहे हैं। सी सॉ पे वैसे आप लोगों ने कभी बैठे हैं बचपन में? वो जब यहाँ मोटा वाला बच्चा बैठ जाता है ना, वो छोटा वाला बच्चा उछल के ऊपर से गिरता है, ऐसा होता है ना? ठीक है, ये ज़िंदगी में भी इसी चीज़ का नाम है कि बैलेंस। अब अमूमन हम ये समझते हैं कि जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इसमें शामिल हैं कि हम जो है ना वो बहुत, हमारी सेल्फ़ इस्टीम हाई है, हमारी जो कोपिंग जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी तगड़ी है, हम फिज़िकली तौर पे और साइकोलॉजी के तौर पे जो है हम उस हिसाब से भी बेहतरीन हैं, और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। जैसे अभी इस बच्चे ने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी जो है ना वो तरबियत ऐसी की है, और अभी आपने जैसे बताया कि मेरी जो है वो अक़ीदा जो है बहुत मजबूत है अल्लाह के मामले में। अच्छा, ये सिर्फ उस वक्त तक होता है ऐसा जब तक आप इस सी सॉ पे नहीं बैठते, नहीं थोड़ा सा आगे नहीं चाहते, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रिस्क जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और फिर आप उस ट्रैप में फंसते हैं कि जिसमें वो दूसरा वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़। उस फैक्टर को जो है ना वो हमें अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखना चाहिए। और होता क्या है, आप में से कई बच्चों ने ये बताया है कि जी क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम तगड़ा है, मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये उस वक्त तक है कि जब तक दोस्त वो नहीं मिलता, जो कहता क्या है, हाँ कुछ नहीं होता। देखो तो इम्तिहान से पहले पी के तो देखो कि मैं तो रोज़ पीता हूँ, बेहतरीन पढ़ाई करता हूँ, चलो मेरे साथ बाज़ार, सारे मसलों का हाल है। तो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिस्क है, अगर हम उनको अच्छी तरह समझने लगें तो ये मसाइल जो है ना वो फिर हमारी ज़िंदगी में कम होते हैं, और हम इस ज़िंदगी के इस पैरामीटर पे पॉजिटिव साइड पे ही रहते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमको डिस्कस करना चाहिए हमारी ज़िंदगी में? देखिए, जब गाड़ी चलती है तो वो ख़राब भी हो सकती है ना, गाड़ी चलती है तो ख़राब होती है, ये तो नहीं हो सकता। वैसे खड़ी भी ख़राब हो जाती है, गाड़ी चलेगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा भी आ सकते हैं। तो ट्रॉमास कौन कौन से हो सकते हैं ज़िंदगी में? किसी भी जानने वाले की, किसी भी रिश्तेदारों की, कोई भी नुकसान जो हमारी ज़िंदगी में है, तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रॉमास आते हैं। तो फिर उसमें ये जो फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उसमें ज़्यादा रहने की कोशिश करनी होती है। वहाँ पता चलता है कि आप कितने ईमान की पख्तगी है और आप तगड़े कितने हैं। ये तो जब बुराई आती है ना, मट्टी भी खाता है आदमी। मैंने ऐसे होते हुए देखा है कि वो बाबा जो पहाड़ी पे बैठा हुआ है ना, वो मट्टी जब लगा देता है तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। जाते हैं बड़े बड़े, ये है असल चीज़, इसको देखना। तो किसी किस्म का ट्रॉमा जब आता है, जब पता चलता है, मेंटल हेल्थ के इशूज़ जब आते हैं, जब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ये चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है? सबसे बड़ा इशूज़ मैंने देखा है कि जहाँ पे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा जब पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, उस वक्त ये सारा मसाइल ज़्यादा होते हैं।
और फिर बच्चा जो है ना वो फ़रार होके, जब उसको मौका मिलता है तो वो फ़रार होके वो सेफ़ हेवन ढूंढता है, जो बदकिस्मती से सेफ़ हेवन नहीं होता, और वो नशे की दुनिया में फिर चला जाता है। फिर ऐसे दोस्त कहते हैं कि आओ मसले के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नशे की दुनिया से दूर रहें, तो वो एक बहुत हेल्दी किस्म की फैमिली रिलेशनशिप रखें। और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बिहेवियर देखते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स क्या बिहेवियर उनके पेरेंट्स के साथ, वो उनके लिए एक बहुत लर्निंग प्रोसेस होता है। चाहे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा हो, अगर वो कुछ कह नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं रहा, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी इज़्ज़त किसी इमाम की करनी चाहिए, इसी तरह घर में जो है ना वो बीवी को शौहर की करनी चाहिए। जितनी इज़्ज़त आप किसी टीचर की या अपने किसी एम्प्लॉयर की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट जो है वो शौहर को अपनी बीवी की करनी चाहिए। तो फिर एक खूबसूरत रिलेशनशिप होता है जो फिर बच्चों को एक किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखता है। तो ये चाइल्ड अब्यूज़, इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ दूसरा भी है जो फिज़िकल अब्यूज़ होता है। आजकल के दौर में हम घरों में नौकरों के हवाले कर देते हैं बच्चों को, ड्राइवरों के हवाले कर देते हैं, दूसरे ऐसे स्टाफ के हवाले कर देते हैं, और पता ही नहीं होता कि हमें उनके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, बहुत सारे बच्चे होने की वजह से अपने बच्चों को जॉब्स में भेज देती हैं, और वहाँ उनका फिर मिसयूज़ होता है। तो ये जो एब्यूज़ है ये भी फिर नशों की तरफ लेके जाता है, और फिर वो एक सुकून और फ़रार की ज़िंदगी हासिल करने के लिए वो नशे में जाते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली बर्डन होता है पूरे माशरे के लिए। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो एक पीयर प्रेशर होता है दोस्तों का, तो कहते ही हैं, जिस तरह से अभी ये बच्चे ने बताया कि मेरी बड़ी अच्छी तरबियत है और वालिदैन ने मुझे सिखाया कि किस तरह से इन सब चीज़ों से बचना एक बुरी चीज़ है, लेकिन ये दोस्त जो होते हैं उनका प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो प्रेशर जो है वो आपको कभी ना कभी अपने रास्ते से इस तरह हटाता है कि फिर आप जो है ना वो सारी तरबियत, तो किसी किस्म की भी रिस्क जो है ना वो खुद नहीं लेना चाहिए। और वो दोस्त आपका हो ही नहीं सकता कि जो किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये नहीं हो सकता कि 4 बंदे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और 5वां जो है वो बैठ के वहाँ पे लस्सी पी रहा हो। ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। आप उसमें प्रेशराइज हो जाते हैं, इस पीयर प्रेशर में अच्छा बनने की ख्वाहिश आपको होती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और फिर हम आजकल के दौर में जहाँ पे नंबरों की दौड़ है ना, नंबरों की दौड़ है कि इतने परसेंट नंबर आना चाहिए, इतने परसेंट नंबर आना चाहिए, हम फेल हो जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो लॉस है, ये जो है, इसमें भी सबसे जो उम्दा बात, अभी इमोशंस की बात आपने कही, अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, और अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक पेशेंट मैंने देखी, डॉक्टर थी, वो फाइनल ईयर में थी, तो इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं करी और एडिक्शन में वो चली गई थी। लेकिन उसके साथ के कुछ दूसरी जो लड़कियां थी जो उसी की वजह साथ थी, पढ़ती थी मेडिकल कॉलेज में, वो भी फेल हुई। लेकिन उसने एडिक्शन का सहारा ले लिया, और दूसरी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अगर फेल हो गई तो क्या हो, दोबारा पढ़ लूँगी। तो ये जो सब्र और कॉन्फिडेंस है, ये भी नशे की बीमारी से आपको दूर रखता है। नहीं तो प्रेशर, इंसान तो बहुत कमज़ोर है ना, किसी किस्म के प्रेशर से, किसी किस्म की तकलीफ़ से वो फौरी तौर पे, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी दवा दे दें कि बस शाम को ठीक हो जाए। तो ऐसी दवाएं तो मेरे ख्याल से भी बहुत मुश्किल से बनती हैं। हाँ जी, फेलियर,
मोहब्बत में नाकामी। हाय 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 निकली इसकी आवाज़ से। मसले का हल करो भाई इसका। इनको चेक करना भाई। हाय हाय निकाल रहा है बेचारा, अभी भी इसको दर्द हो रहा है उसका, अभी तक नहीं गया। तो ये जो मोहब्बत में नाकामी में ड्रग एडिक्शन में लोग जा रहे होते हैं, और उसमें भी जो है ना फिर वो मोहब्बत भी नहीं रहती और ना वो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जो बताने का मेन मकसद इन रिस्क फैक्टर्स में, इनको बार बार आपको, अगर आपके साथ या आपके चारों तरफ के किसी भी शख्स के साथ इन किसी रिस्क फैक्टर्स में वो ट्रैप होता है तो फौरी तौर पे उसको खींच के इस तरफ लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो वो ड्रैग होते हुए नीचे गिरेगा और फिर वो एडिक्शन में आ जाएगा। फिर एडिक्शन में तो फिर ये एक बहुत बड़ी बीमारी, जिस तरह मैंने आपको बताया, मार देने वाली बीमारी। और उसमें खाली एक आध बंदा नहीं मरता, उसमें पूरी फैमिली मर जाती है। वो जिंदा नहीं होते। ज़िंदगी के लिए तो आपके पांचों एस्पेक्ट चाहिए ना, सेहत के लिए तो 5 एस्पेक्ट चाहिए, वो कहाँ ज़िंदा होते हैं बेचारे। तो उससे निकालने के लिए आपको इस टिप्स के इस तरफ ही रहना है। जहाँ कोई ज़रा सा भी उस तरफ पैर गया वो ट्रैप हो जाता। और मैंने हमेशा ये देखा है, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, वही चाहते हैं। जो ये ड्राइवर कहता है ना कि जी मैं तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरी कितनी भी स्पीड हो कोई मसला नहीं, उसी का एक्सीडेंट होता है। वो स्विमर जो कहता है कि मैं तो ज़बरदस्त किस्म का स्विमर हूँ, वही डूब जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमेशा आपको परेशान करता है। तो हमेशा समझदार अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, और हमेशा ये समझना चाहिए कि जो सबसे ताकतवर और 100% ठीक ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम तो कमज़ोर लोग हैं, किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि जिनके बारे में हमने थोड़ी सी आपको नो-हाउ दी है। तो अगर आपके चारों तरफ कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई इंसिडेंस आपके साथ हो रहा है, आपके दोस्तों अहबाबों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उनको आपने फौरी तौर पे हाथ पकड़ के खींच लेना है, सपोर्ट उनको देनी है। अच्छा, ये सपोर्ट देने के लिए कुछ हमारे पास टिप्स हैं आपके पास, और हमने जो है ना वो यही चाहा था कि आपसे पूछें कि आपके जहनों में क्या बात है, कि हम किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एब्यूज़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए? नो टू ड्रग्स। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छा बनना चाहते नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कहते कुछ नहीं होगा, कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अबे कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये कहने के लिए करना क्या पड़ेगा? करेज चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल। और क्या करना चाहिए बताएं भाई? पॉजिटिव थिंकर भी तो होना चाहिए ना, आदमी को तगड़ा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपने को क्या कहना है? ऑल इज़ वेल। ठीक है, और मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं हूँ। अपने आप को, अपने ऊपर एतमाद करना है। ठीक है, तो ये पहली ही चीज़ है। नहीं तो मैंने बहुत मुश्किल से निकलते हुए देखा है लोगों को, नहीं अब वो तो सारे दोस्त जो है ना वो नहीं, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, कभी कभी सिगरेट पीते हैं, और कभी कभी में फिर काम हो जाता है। तो ये कहना सीखना चाहिए। अब ये दूसरा काम जो है ना, ये आपके अपने हाथ में। क्या है ये करते हैं आप लोग? करते हैं ऐसा जानते बूझते ढूंढ के दोस्त निकाले? ये कैसे हो सकता है? कैसे होता है दोस्त कैसे बन जाते हैं? ये कॉमन कुछ चीज़ें
कॉमन होती है ना हमारी, तो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन बार बार अपने आप को अपने यही मैसेज देना है कि जो लोग नशा करते हैं या नशे का इस्तेमाल करते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है कि डिमार्केशन लाइन क्रिएट कर लें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरा कोई दोस्त सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि मेरी उससे दोस्ती हो ही नहीं सकती। मैं उसी कंपनी को नहीं एंजॉय करता, वो मेरी कंपनी को एंजॉय नहीं करता, बस ख़त्म हो गई बात। तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं मेरे साथ, और मैं, चाहे वो मेरे स्कूल के, कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल हूँ, वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल है। तो अल्टीमेटली फिर एक जैसे लोग हमेशा एक साथ आ जाते हैं। तो आप लाइन को डिमार्केट कर दें बीच में। तो दोस्त भी आपने वही बनाना है जो हर किस्म के नशे से, हर किस्म के नशे कौन कौन से हैं? केमिकल और नॉन केमिकल भी। जो घरों में हम लूडो खेलते हुए लगाते हैं ना पैसे, ये भी बड़ी तगड़ा एडिशन है। कहते हैं कुछ नहीं। आखिरी जो है, ये जो हमने अभी बात की थी कि लाइफ के प्रेशर्स आते हैं, ये तो जब गाड़ी चलेगी तो प्रेशर्स आएंगे, पास होंगे या फेल होंगे। बीमार भी हो सकता है आदमी, कोई अजीज़ का नुकसान भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल, कोई फिज़िकल ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई चोरी भी हो सकती है, कोई जिस तरह मैं आजकल टीवी देख रहा हूँ तो मुझे बेतहाशा प्रेशर है अपने मुल्क का, मुसलसल, कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या होगा, तो मुसलसल एक प्रेशर। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो ऐसे पॉजिटिव थिंक करके मैं अपना हिस्सा डालूँ और मैं अपनी नई नस्ल को एक अच्छी बात करूँ ताकि वो आगे बढ़ के इन मसले से बाहर निकलें। तो लाइफ के जो प्रेशर्स हैं वो उसको भी लर्न करना चाहिए, और कोई भी चीज़ बगैर सीखे हुए नहीं आती। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम समझते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा या खुद ब खुद हो गया है। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रेशर के लिए, किसी भी इवेंट को डील करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको वो टेक्निक्स आनी पड़ेंगी। और कोई भी शख्स नंबर 1 पोजीशन पे इस तरह नहीं पहुंच जाता, या किसी भी पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, वो भी प्रोसेस से गुजरता है। तो आपको भी अगर प्रोसेस से गुजरना है और उस पोजीशन पे आना है तो आपको भी मुख्तलिफ़ किस्म के हर्डल से गुजरना पड़ेगा और उसको फेस करना पड़ेगा, उन प्रेशर्स को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ड्रग एडिक्शन में एक जो सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम देखी है कि एक तो हमारे रिलेशंस अपने बच्चों के साथ, बड़ों के, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो बच्चों को टाइम दें, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, उनके साथ बैठें। बच्चे वैसे आपके दोस्त तो नहीं बन सकते, अमूमन बच्चे दोस्त बनते भी नहीं, और ना उनको दोस्त बनाना चाहिए। माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशन है वो माँ बाप और बच्चों वाला ही रिलेशन होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस भी ज़रूर रखें, लेकिन डंडा परेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप रिलेशंस उनके साथ अच्छे होते हैं तो वो फिर आपसे ज़रूर किसी ना किसी की हेल्प मांग लेते हैं, आपसे बात करने में उनको आसानी होती है। तो जहाँ पे बात करने में आसानी हो जाए, अच्छा, ये किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में ऐसा है। अगर आप वालिदैन के साथ आसानी से बात कर लेते हैं, अपने स्पाउसेस के साथ, मियाँ बीवी, दोस्त अहबाब, दोस्तों में भी अगर आप आसानी से बात कर लेते हैं तो समझिए मसाइल 50% कम हो जाते हैं। क्योंकि बात करेंगे तो मसला हल होगा, बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। अगर आप जब तक हेल्प नहीं मांगेंगे तो वो जो चीखें होती हैं ना हेल्प मांगने की, बड़ों को उनको भी पहचानना चाहिए कि भाई ये जो कुछ कर रहा है, ये जो चीख रहा है, ये बार बार आता है मेरे पास, कोई बात करना चाहता है तो मैं सुन तो लूँ उसको। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि जिनके बच्चों नशे की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं या वो ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं तो उनकी सुन ज़रूर लें अगर वो बात करना चाहते हैं। नहीं तो उनको बिठा के कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में उनसे ज़रूर डिस्कस करें, ताकि जब वो हेल्प मांग लेंगे तो, अच्छा, हम हेल्प वैसे मांगते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या है? ईगो है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे। किसी से हमने कुछ कह दिया, रास्ता नहीं मालूम करते लोग कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी,
और घूम रहे हैं इधर उधर तो नहीं पूछेंगे किसी से, पूछने में क्या है। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी इस तरह के मसाइल आएँ तो ज़रूर किसी न किसी मेंटोर से, किसी रहनुमा से, किसी पीर से, किसी बड़े से, किसी टीचर से ज़रूर हेल्प ले लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अच्छा, जब भी देखिए ना, हमारे माशरे में कितने आप लोग यहाँ इतने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए, आप में से कितने लोग हैं जो कभी किसी से पूछा है आपने कि भाई नशे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा है कि तुम पागल हो गए, तुम्हें क्या नशे का मसला है? आप बात कर सकते हैं? या कभी आपने पूछा इस तरह से कि जी मैं जहनी बीमारी से कैसे बचूं? जबकि हमने कई दफ़ा ये बात की है कि भाई जहनी बीमारी सिर्फ उसी शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग हो। तो भाई बचने के लिए क्या करना चाहिए? पूछा कभी? नाराज़ हो जाएंगे, बड़े भी नाराज़ हो जाएंगे, और हम पहली बात तो हम पूछते ही नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम तो 100% दाद तो सिर्फ एक अल्लाह के साथ, जिसको कुछ नहीं हो सकता। तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करें। और ये वो सेंसिटिव से क्वेश्चंस आंसर्स हैं कि मैं समझता हूँ कि वालिदैन को और आप जैसे स्टूडेंट्स को जो एज ए लीडर माशरे में आप आ रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए, अपनी फैमिली से भी, अपने प्रोफेशनल्स से भी, अपने सीनियर्स के साथ भी, ताकि अगर वो मसला आए तो फिर आपको पता हो। अब मैं रास्ते में आप आते हुए वो बिल्डिंग देखा था जहाँ पे आग लग गई थी, और मुझे वो शख्स याद आया कि जिसने ऊपर से छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। अब वो बिल्डिंग बंद कर दी गई। तो अगर हमें फायर फाइटिंग की तरबियत दी जा रही होती, हमारे पास उस तरह की सीढ़ियाँ होती, हमारे पास उस तरह की ट्रेनिंग होती, तो वो बच्चे की जान नहीं जाती। तो इससे पहले कि वो फ्लड आए और हमें बहा ले जाए, हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ये वही बात है जो हमने की है अभी 6 नंबर पे, कि हमेशा फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ बात करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मसलों को बात शेयर करते रहना चाहिए। हम अपने दोस्तों से तो बहुत ज़्यादा बात शेयर करते हैं, लेकिन अपने बड़ों से नहीं करते, छुपाते हैं। वो कंफर्ट जोन ज़रूर रखना चाहिए कि जिसमें बैठ के हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, ताकि उस इशू का हल निकलेगा। बैठ के बात करने से तो हल निकलता है। आप देखें यूरोप में जिनकी इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थीं और इन लोगों ने एक दूसरे के लाखों लोग मार दिए थे, आज उन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए, कोई चक्कर नहीं उनके पास, सुकून से एक दूसरे के मुल्क में आ रहे जा रहे हैं बात करने के नतीजे में। और हमारे चारों तरफ देख लें, हम बात नहीं कर रहे तो हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। बात करना शुरू करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है, हम कहते तो हैं, लेकिन ये हेल्दी लाइफ स्टाइल करते बनाते नहीं हैं हम कोई। आप में से कितने लोग हैं कि जो जॉगिंग करते हैं? तुम करते हो? आप करती हैं? चलिए, ज़बरदस्त बात, अच्छा फील करते हैं। स्पोर्ट्स वाले कितने बैठे हैं? कोई खेल खेलते हैं? वो जो बेड पे लेट के मोबाइल फ़ोन में खेलने वाला, वो वाला नहीं हैं जी? बताएं। नूर भाई के अलावा आप खेलते हैं? क्या खेलते हैं आप? ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त बात है। आप में से कोई नहीं खेलता, बस ये थोड़े दिनों की बात है, ये खेलने का वक्त गुजर जाएगा, आपको खेल लेना चाहिए। आप खेलती हैं क्या? दैट्स वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात। स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो बड़ा पॉजिटिव थिंकर होता है, और नेगेटिविटी जो है ना, वो सारा गेम में निकाल देता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी गेम में निकल जाती है। तो मैं तो आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि भाई कुछ पैसे लगाएं, नहीं तो क्लास में बैठ के नींदें नहीं आएंगी। हाँ, इतना बड़ा मुंह खोल के जो है ना वो नींद आ रही। तो
स्पोर्ट्स और नींद में पहले भी बात की है, इस पे अगर कंप्रोमाइज़ किया तो फिर वही फरार है, उस फरार की तरफ जाते हैं हम। तो ये चीज़ें अगर आपके चारों तरफ हो रही हैं और आपके अपने साथ हो रही हैं, इनको भी करना चाहिए। अच्छा, कंफ्यूज लोग जो हैं वो भी है कि आज ये डिग्री कर रहे हैं, कल वो डिग्री कर रहे हैं, आज ये नौकरी कर रहे हैं, आज वो पढ़ रहे हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, होता हुआ था कुछ नहीं। तो बहुत क्लियर गोल्स और कामयाबी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? हमने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थोड़ी सी। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, शादी, बच्चे, क्या है कामयाबी की डेफिनेशन? ये तो बहुत आगे वाली बात हुई है। हाँ, वो कैसे होगा? आपके गोल्स, आपके गोल्स जो हैं आपके डिफाइन होंगे और आपके एक्ट के साथ मैच करते होंगे। आप मास्टर कर रहे हैं, आपका दिल ही नहीं चाह रहा। आप डॉक्टर बनना है, जैसे उस लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, डॉक्टर बन रही हो। मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी, मेरी अम्मी अब्बा ने मुझे बनाने की कोशिश और 2 दफ़ा खुदकुशी करी। तो कैसे सुकून मिलेगा? तो इसको भी बहुत क्लियर समझना पड़ेगा आपको कि आपको बिल्कुल क्लियर और डिफाइंड फ्यूचर और आपके गोल्स होने चाहिए लाइफ के। नहीं तो हम इसी चक्कर में रहते हैं, पता नहीं गोल पैसे से रिलेट भी करते हैं, हर चीज़ को पैसे से रिलेट करते हैं। उसको भी आपको समझना है इस उम्र में, नहीं तो भी ये प्रॉब्लम रहेगी, चाहे पैसा आ जाए या नहीं आए। अच्छा, ये हायर पावर का रिलेशन जो है, ये भी उसी सूरत में हो सकता है आपके साथ कि जब, वैसे है रिलेशन आपका कैसा है आप लोगों का हायर पावर के साथ? हायर पावर क्या है? हम लोगों के लिए तो अल्लाह ताला, और दूसरे मज़हब के लोगों के लिए उनके हिसाब से, लेकिन हायर पावर है अल्लाह, उसका नाम आप कोई भी दे लें। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशन अच्छा है उसके साथ? स्पिरिचुअलिटी इसको कहते हैं। क्या है ये? जब हमें कोई अचीवमेंट, कुछ हम अचीव करें तो हम उनसे शुक्रगुजारी करें, अगर हम कहीं लो फील कर रहे हैं तो हम उनके जब हम दोनों सूरतों में हम क्या, जब हम कामयाब हो तो जब भी शुक्रगुजारी, नाकाम हो तो भी शुक्रगुजारी। ये कैसे? ये कैसे? मुश्किल काम है ना हर हालत से। कैसे कि कैसे अपने आप को मैसेज दें, कैसे मैसेज दें? ऐसा करें सर सब लोग, मेरे अलावा सब लोग बैठकर आराम से जो ना ठंडी आएँ भर रहे हैं। चले तो वो मैं यहाँ बिठाऊँगा अपने पास। अच्छा जी, कैसे? भाई अपने आप को बहुत आसानी से एक मैसेज आप दे सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए इसमें कोई बेहतरी है। तो फिर उसका ट्रॉमा, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो अफेक्ट है, वो आपकी ज़िंदगी में कम हो जाए। अदरवाइज़ हम हर बात पे जान दे रहे होते हैं। मैट्रिक में नंबर नहीं आया, जान दे देंगे बस। इंटर में दाखिला नहीं हुआ सही जगह पे, फिर जान देंगे। और फिर यूनिवर्सिटी में फिर जान देते हैं। और फिर शादी अगर वहाँ नहीं हुई जहाँ हम चाहते हैं तो फिर जान दे रहे होते हैं। और फिर आगे हर बात पे जान देते हैं। बेटे हो गए तो फिर जान दे रहे हैं, और बेटी हुई तो फिर दोबारा जान देते हैं। तो इसलिए हायर पावर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो जिसका अक़ीदा, जिसका बिलीफ सिस्टम जो है वो तगड़ा हो,
तो हमें जो है वो बहुत सारी एडिक्शन, किसी भी किस्म की एडिक्शन से हम जो है बच रहे होते हैं। अच्छा, जैसे अभी एक बच्चे ने यहाँ पे आके बताया कि हमें ये पता है कि ड्रग एडिक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या नशे की बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इस पे अगर हम बात करते रहेंगे, इसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, बार बार जो है वो लर्न करते रहेंगे, नई चीज़ें देखते रहेंगे, तो फिर हम उससे दूर रहते हैं। तो ये बार बार आपको अपने घरों में भी करना चाहिए, कहते रहना चाहिए, अपने ग्रुप्स में कहते रहना चाहिए, बुरा समझना चाहिए, कम से कम बुरा समझना चाहिए। एक तो अपने हाथ से, जैसे बुराई के वो 3 हिस्से हैं रोकने वाले, कि हाथ से कहो, ज़बान से कहो, और आखिरी में दिल में इसको कहो। तो कम से कम दिल में ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, बुनियादी तौर पे एडिक्शन के बारे में कहा यह जाता है कि ये 3 महीने का एक इलाज है, प्रोसेस है। अच्छा, मैं इसे डिनाई करता हूँ कि 3 महीने का इलाज नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर इस पर काम करने के साथ। लेकिन इनिशियली तौर पर जो हॉस्पिटल में एडमिशन होती है या वैसे भी, तो उसको हम 3 महीने बेसिकली डिफ़ाइन कर देते हैं कि इसमें एक एक्यूट विड्रॉल होता है कि जब नशा छोड़ना होता है, किसी एडिक्ट को यहाँ पे एडमिट किया जाता है हमारे हॉस्पिटल में, किसी और हॉस्पिटल में, तो उसको फिज़िकल इश्यूज़ उसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो फिज़िकल इश्यूज़ जो है ना, वो 15 दिन से लेके और 1 महीने तक एक्यूट डिटॉक्सिफाई किसको किया जाता है। एक्यूट उसके जो मसाइल होते हैं, इसको दर्द होता है जिस्म में, विड्रॉल्स हो रहे होते हैं, मस्कुलर क्रैम्स हो रहे होते हैं उसको, तो वो 15 दिन से 1 महीने के दरमियान साइकोलॉजिकल तौर पे भी वो जो है वो डिसओरिएंटेड होता है उसको। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू के पहले महीने में ये उससे वो गुजर जाता है। तो उस वक्त घर वाले या मरीज़ ये समझता है कि वो ठीक हो गया, जबकि वो ठीक हो जाता है फिर उसके बाद सेकंड मंथ में। उस वक्त उसको फ़ायदा शुरू होता है कि जब वो फिज़िकली तौर पे और साइकोलॉजिकली तौर पे भी वो बेहतरी फील करने लगता है। जब बेहतरी फील करता है तो फिर वो उसको कोई काउंसलिंग सेशन जो होते हैं उसके फ़ायदे होना शुरू होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हैं इस वक्त दुनिया में बहुत कामयाब। एक 12 कदमों का प्रोग्राम है, 12 स्टेप प्रोग्राम कहते हैं, वो दुनिया में कामयाब तरीन प्रोग्राम है। और मुख्तलिफ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि जिसके ऊपर अमल करने से जो है ना वो नशे को छोड़ने की तादाद ज़्यादा बेहतर होती है। इसी तरह से सेकंड से थर्ड मंथ के अंदर भी हम रिलैप्स प्रिवेंशन पे काम करते हैं, वो भी सेशंस के ज़रिए काम करते हैं। यहाँ पे दवाएं कम हो जाती हैं और ट्रीटमेंट जो है वो थेरेपी के ज़रिए ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असल कहानी इसके बाद शुरू होती है, इस 3 महीने के बाद शुरू होती है, जब आप रियल लाइफ सेटिंग में जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। जब आप दुनिया को फेस करते हैं उस वक्त तो सेफ़ इन्वायरमेंट में आप रह रहे होते हैं, और घर वाले जो हैं वो आपको हार फूल पहना रहे होते हैं, कहते हैं तुम हज करके आए हो, माशाल्लाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया। रंग गोरा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है और बड़ी समझ बूझ बेहतर होने लगती है। वहीं जो है वो एक ट्रिगर्स होते हैं, फिर वो प्यारे दोस्त याद आते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं। तो इसको कहते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम, पा कहते हैं इसको, पंजा। ये अगले 2 साल तक चलता है, और जो लोग इससे गुजर जाते हैं और मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए, इवन 12 स्टेप प्रोग्राम्स के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, उनके रिलैप्स के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा 3 महीने इसने नशा छोड़ दिया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं से काम ख़राब होता है। और मैं इसकी मिसाल जो है ना वो एक बहुत सादा सी मिसाल मैं देता हूँ कि आप में से कई लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, नेचुरली जा नमाज पे। तो हमारे इंडो पाकिस्तान में कल्चर ये है कि वो जब नमाज हम वहाँ से हट जाते हैं तो जानमाज का एक कोना जो है वो पढ़ने के बाद मोड़ देते हैं। तो पीछे इसका मकसद क्या होता है? क्या मकसद होता है उस कोने मोड़ने का? कि शैतान ना आ जाए। यही ऐसा है ना कि शैतान वहाँ नमाज ना पढ़ना शुरू कर दे हमारी जगह पे।
लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये इसी तरह से नशे की बीमारी के अंदर है कि जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वहाँ ही शैतान आता है। जहाँ आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ वहाँ ही शैतान आता है। तो ये ठीक नहीं हो सकता मामला। आपको रोज़ उस पर काम करना पड़ेगा, जैसे आप नशे के लिए काम करते थे, जैसे आप नशे पे मेहनत करते थे, उस तरह नशे छोड़ने पे मेहनत करनी पड़ेगी। सारी दुनिया से लड़ाई करके आप नशा करते थे, अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अपनी सेहत से लड़ाई करके आप नशा करते थे। इसी तरह से सबसे लड़ाई करके, उन सारे नादान दोस्तों से लड़ाई करके आपको नशे पे काम करना पड़ेगा छोड़ने के लिए, कि इससे बचना कैसे है शैतान से। तो आंख बंद की और शैतान आ गया, यानी कोना नहीं मोड़ा तो गया काम। वो पीछे खड़ा हुआ यहाँ पे नशा जो है, किसी दोस्त की सूरत में, किसी रोड की सूरत में, कि वहाँ से रोड से गुजरते हैं तो नशा याद आता है। उस कुर्सी की सूरत में जिस पे बैठ के नशा करते थे, नशा याद आता है। उन सबको छोड़ना पड़ेगा तो नशा छूटेगा। तो मैं एक और रिक्वेस्ट भी है मेरी फैमिली से, कि आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, जिनके बच्चे नशे करते हैं, और मेहनत ये करते हैं, उसके पैसे देते हैं, उसके बिल्स पे करते हैं, उसकी शादी भी कर देते हैं, उसके बच्चों को भी पालते हैं, फिर नशा करवाते हैं पैसे दे के, किसी जगह ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। क्या आप नशे की बीमारी पढ़ी? क्या आपने उस पर थोड़ा सा टाइम लगाया? अगर आप वो लगाएंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि ये टीम जो है आगे जाए। इस पर इसको देखें जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रायंगल जो है, मैं इसको बार बार सबको बताता हूँ कि हर बीमारी में, और ख़ासतौर पे नशे की बीमारी, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रायंगल है। इसमें ये तीनों लोग अगर आपस में मिल के रहेंगे तो भी नशा भाग जाएगा और कोई भी बीमारी भाग जाएगी। और आप ये बीच में आप फिगर देख रहे हैं कि ये हाथ एक दूसरे के हमने पकड़े हुए हैं, ये हाथ से हाथ जुड़ा हुआ है। ऊपर नशे का मरीज़ है, नीचे उसकी फैमिली है, और एक तरफ जो है वो प्रोफेशनल्स हैं। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे और लर्न करेंगे कि नशे की बीमारी से बचना कैसे है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले अगर बच जाएँ तो बहुत ही बड़ी बात है, और फिर ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि रिलैप्स रेट जो है, जो इस वक्त 97% है पूरी दुनिया में, वो बहुत कम हो सकता है। हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। आखिरी मैसेज ये है कि आप सब ने एक बात ज़रूर कहते रहना है, और वो ये है कि नशा एक बीमारी है तो फिर उसका इलाज होगा। तो एक तो प्रिवेंशन पे कोशिश करनी है। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं असातिज़ा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा, उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बर्स, घर वालों से कहूँगा कि बार बार बच्चों को सेंसिटाइज़ करें, बार बार बच्चों को बचाएं। तो अगर प्रिवेंशन हो जाए तो बहुत खूबसूरत बात है। और अगर खुदा न खास्ता नशे की बीमारी में मुब्तला हो गए तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, फौरी तौर पे मदद हासिल करनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो एक तो ज़िंदगी उस बच्चे की भी बच जाएगी, बच्ची की बच जाएगी, और साथ साथ पूरी फैमिली की ज़िंदगी बच जाएगी। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है, और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला, और हमारे जवानों का एक बहुत बड़ा मसला। तो थैंक यू वेरी मच कासिम अली शाह फाउंडेशन का और आप सब लोगों का, कि जिन्होंने इतने सुकून से ये लेक्चर को सुना, और नेचुरली आप कल को जाके इस पे पॉजिटिव बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।